देख रहे हैं आवाज अड्डा। उत्तराखंड की मुस्लिम तलाकशुदा महिला सायरा बानो का मामला केंद्र सरकार की गले की हड्डी बनती जा रही है। सायरा ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत, हलाला और पुरुषों की एक से ज्यादा शादी जैसे इस्लामी प्रथाओं को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बेहद कड़ा रवैया अपनाते हुए केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार से कहा कि वो इस मामले में ना कोई हस्तक्षेप करे और ना ही कोई राय दे। इस मामले ने आज से ठीक 30 साल पहले हुए शाह बानो मामले की याद दिला दी है। उस समय राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नए कानून के जरिए पलट दिया था। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाली बीजेपी सरकार अब क्या करेगी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन जैसे इस्लामिक बहुल देश तलाक ए बिद्दत जैसी प्रथा खत्म कर सकते हैं तो भारतीय उलेमाओं को क्या दिक्कत है। आवाज अड्डा पर इस बेहद अहम चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक मेगा पैनल जुड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अमी याग्निक से बात करेंगे। मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए काम करने वाली संस्था भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की को फाउंडर जाकिया सोमान हमारे साथ हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर आसमा जहरा, ऑल इंडियन इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन कमाल फरूकी हमारे साथ हैं और न्यू एज islam.com के फाउंडिंग एडिटर सुल्तान शाहीन, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रिया हिंगुरानी और लेखक रतन शारदा। तो काफी डिटेल्ड पैनल है हमारे साथ। हम चाह रहे हैं कि हम सबकी राय आज सामने रखें इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। लेकिन जफर इस्लाम जी, आपसे मैं शुरू कर रही हूं क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में। आपके लिए अब बहुत बड़ी टेस्ट है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और जो भी रास्ता चुनेंगे वो सामने सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। देखिए तमन्ना जी, ये पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारे मुस्लिम समाज कम्युनिटी का मसला है और ये किसी पार्टी ने इस बात को नहीं उठाया है। ये बात अंदर से मुस्लिम समाज की एक महिला से आ रही है। तो आपको इसको उस नजरिए से देखना चाहिए कि सोशल इश्यू है, पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। पहले एक मुस्लिम समाज है, वो यहाँ पर को एग्जिस्ट करता है विथ ऑल अदर रिलीजन, उसमें जिसको फॉलो करते हैं उनमें ही से कोई एक महिला जो है जो कन्विंस नहीं है और वो इस बात की दलील सुप्रीम कोर्ट की डोर को खटखटा रही है। जी तो वो सब ठीक है, इसमें सरकारी पक्ष क्या आएगा वो तो बात की बात है। वही तो जरूरी है और इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं जफर इस्लाम साहब, क्योंकि बहुत सारे राय है मुस्लिम समुदाय में और हम कोशिश कर रहे हैं आज इस पैनल में कि जो अलग अलग राय है वो झलकाए और अलग तबकों से लोगों की राय क्या वो झलकाए। लेकिन सरकार को इसमें स्टैंड लेना होगा क्योंकि अंत में जाकर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात है। देखिए सरकार अपना डिसीजन जो भी टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस टाइम के अंदर सरकार रिवर्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अभी सरकार चूंकि रिवर्ट नहीं की उसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं कि क्या सरकार का डिसीजन होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सोशल इश्यू की तरह से ज्यादा देखना चाहिए, बिकॉज एक कम्युनिटी की बात है और कम्युनिटी के अंदर से आवाज आ रही है। कम्युनिटी के बाहर कोई थोप नहीं रहा, कम्युनिटी के अंदर से आवाज आ रही है और उस आवाज को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो तरीका है वो वहां पर उसने दरवाजा खटखटाया। अब उस पर जैसी ही सुनवाई होगी जिसका रिस्पांस आएगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस चैनल पे कि देखिए जो ट्रिपल तलाक का मामला है और एक बार में ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि 2 बार में होना चाहिए कि 3 बार में, उसमें बड़ी मुस्लिम समाज में भी बड़ी अलग अलग लोगों की राय है। पहली बात अगर देखिए, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कुछ कंट्रीज में इसको माना नहीं जाता, जैसे यहाँ कहते हैं कि लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है कि हम इसको चुनौती देंगे। मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट तमन्ना जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। हम उस पर आते हैं, हम उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पर आते हैं जफर इस्लाम जी। लेकिन आप देखिए कि ये फिलहाल एक लीगल केस है, ये एक लीगल केस है, कोर्ट में एक केस है। इसलिए प्रिया हिंगुरानी जी, इस स्पेसिफिक केस में, सायरा बानो के केस में किन हालातों में इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और क्यों ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने का समय आ गया है। बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 30 साल पहले शाह बानो का केस हुआ था जो मेरी मदर ने, मिसेस कपिला हिंगोरानी ने टेकअप करा और सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत हुई उस केस की और इस बहस की कि महिलाओं को कानून में बराबरी का हक हमारा संविधान देता है,
महिला के विज़ बराबरी, आदमी औरत के विज़ बराबरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई ईसाई नहीं जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप उल्लंघना करते हैं या उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमारे संविधान, वो कानूनन गलत है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक फैसला दिया था कि कहा कि मुस्लिम लेडी को भी मेंटेनेंस का हक है, और इस किस्म के पर्सनल लॉज में एक कहने की कोशिश करी। इस सवाल आज भी वही सवाल उठ के खड़ा है कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के साथ एक गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान खुद और मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे अच्छे मेंबरान खुद कहते हैं कि ये गलत है और हमें इसमें कुछ चेंज लाना चाहिए, पर कोई चेंज लाने का एक स्टैंड ही नहीं लेता, ना आगे आता है। और आप जब इसने शायरा बानू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील करी है, कोर्ट ने कहा है हम इस पे सबकी राय लेंगे और फैसला देंगे कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम महिला को भी। आपकी बात सही है, लेकिन आप इस केस को देखिए जो अब मीडिया में डिटेल्स निकल कर आ रही हैं इस स्पेसिफिक केस के, कि इस महिला ने क्या भुगता अपनी शादी में, क्या हशर, क्या हाल हुआ उनका, और जब उसे भेज दिया गया था बिल्कुल अपने माता पिता के घर, तब वहाँ पर एक चिट्ठी से ट्रिपल तलाक देकर उन्हें तलाक दे दिया गया जी। अब और जबकि वो बीमार रहती है, उसके पास पैसे नहीं है जी। आसमा जहरा जी, ऐसे केस में क्यों एक महिला को अपना हक नहीं मिलना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही है? क्यों इसे अब कोर्ट में लड़ाई करने के लिए, इसके पक्ष में लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहले जो बात मैं आपके सामने इस माध्यम से रखना चाहती हूं कि इस देश में हमको धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा संविधान जो है हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि हमारा अपना एक रिलीजियस फ्रीडम है। उसके एतबार से हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इस मुल्क में, हम नहीं चाहते कि इसमें कोर्ट किसी तरीके की मदाखिलत करे। हम जुडिशियल लेजिस्लेशन के खिलाफ हैं। रहा तलाक का मसला और सायरा बानू का मसला, तो बुनियादी चीज ये है कि अगर कोई मसला कभी आएगा तो दोनों पक्षों को देखा जाएगा। रिजवान जो उसका हस्बैंड था उसका भी पक्ष सुनना जरूरी है। अगर आप पब्लिक डोमेन में लाकर एक नारी का, एक स्त्री का मसला डिस्कस करते हैं तो आपको दूसरा पक्ष भी देखना होगा। अगर प्रत्युषा का मर्डर होता है तो राहुल को घसीटा जाता है, वहां मजहब को नहीं घसीटा जाता। हम सवाल करते हैं कि जब ऐसा मसला, ऐसा मामला सायरा बानू के साथ आया है तो क्यों हमारे पूरे कानून पर निशाने टाके जा रहे हैं? तलाक जो है एक सेफ एग्जिट है, एक आसान तरीका है। इस्लाम में इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ग्रेजुअल है, सिस्टमैटिक है। अगर कोई आदमी उस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करता है, बजाय उसको 3 तहूर में देने के, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स उसको देना है, अगर वैसा देने के बजाय अगर कोई आदमी गलती करता है तो जो गलती करेगा उसकी गलती होगी। पूरे के पूरे कानून को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को दाव पे लगा मैडम नहीं गलत। फिर हम खाना बनाना और हमारी सुभान जी इस पर आइए, क्योंकि पूरे देखिए जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सुभान जी इस पर आइए, आप नहीं कह सकते। इस पर आइए, इस वक्त ट्रिपल तलाक की क्या प्रोटेक्शन है भारत के कानून में एक मुस्लिम महिला के लिए? आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जाकिया सुमान जी। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ट्रिपल तलाक जैसे हमारे देश में देखा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गैर कुरानी है और गैर इस्लामी है। कुरान के मुताबिक तलाक का जो तरीका है वहां कोई जिक्र नहीं है इस तरह के 3 तलाक का। ये एक लेटर डे करप्शन है। जो हमारे प्रॉफिट थे उनके चले जाने के बाद कुछ समय के बाद हमारे वहां के समाज में ये करप्शन हुआ। सो पहली बात ये है कि ये बिल्कुल गैर कुरानी और गैर इस्लामी तरीका है। दूसरी बात, हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं को अपने कुरानी अधिकार अभी तक हासिल नहीं हुए हैं, हालांकि हमारी आजादी को 70 साल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो गैर बराबरी का और नाइंसाफी का जो सिलसिला है,
इसे पूरी तरह से जड़ मूल से बदलने की जरूरत है। और ये जो एक हमारे समाज में एक जो सामान्य समझ बना दी गई है कि अगर वो मुसलमान है तो वो मर्द को 3 तलाक का हक है, ये बिल्कुल ही तथ्यों पे आधारित नहीं है, ये बिल्कुल वाहियात किस्म की एक सामान्य समझ बना दी गई है। लेकिन इसको हमें बदलना चाहिए क्यों कि नहीं इसमें चाहते जल्द से जल्द हम सुधार करें। अगर आप हमें समझाएं कि इसको बदलना क्यों नहीं चाहते हैं लोग, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अभी मुझसे पहले जो बोल रही थी खातून, वो इसको कुरानी नहीं मान रही है, पहली बात तो, और ये बात इनको मालूमात ही नहीं है इस्लाम के बारे में। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये कुरान का दिया हुआ एक कानून है, और आपको उसको पहले पढ़ लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। और कहीं पर भी कोई तब्दीली नहीं आई है। इस तरह की बातें, गुमराह कुन बातें आप लोग कर रहे हैं कि कहीं बदल गया, कहां बदल गया। न कुरान बदला था, न कुरान बदला है, न कुरान बदलेगा, न कोई अमेंडमेंट होगा, न अमेंडमेंट कभी हो सकता है। नहीं, आप इसको हटा दिया गया है। नहीं, सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए ना भाई, कर रहे हैं। अरे भाई सुनिए ना, आप सुनिए, आपको पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। आप कुरान पढ़ें, आप दूसरों को दर्द ना दें, आप खुद कुरान पढ़ें। मालूमात ही नहीं है, और आपको ये पता है कि जिस औरत ने जाके कोर्ट के अंदर तलाक की बात करी है उसको शरीयत का पता ही नहीं है, उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के पास जाना चाहिए। आपको भी पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, आपने अपनी मन घड़त बातें थोपी हैं। आपको पता नहीं है, आप पता कोर्ट को तो इस बारे में मालूमात ही नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, आप बहस न करें। अच्छा ठीक है, इलियासी बात, आप अपनी बात संक्षेप में शॉर्ट में खत्म कीजिए, लेकिन बस ये चीज आप बोल रही थी तो हम खामोश थे। आपको पहले सुनना पड़ेगा, पहली बात को आपको सुनना पड़ेगा। आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपकी बात सुन रही है। एक गंभीर मसला है। जाकिर जी एक मिनट रुक जाइए, जाकिर जी एक मिनट रुक जाइए, बारे में जानकारी हासिल करिए। जाकिर जी आप एक मिनट रुक जाइए। इलियासी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए अपनी बात, इत्मीनान से कीजिए, लेकिन संक्षेप में रखिए। और ये कहने से आप बचे कि इसको ये नहीं पता नहीं बना, सब यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं। जी इलियासी जी आप पूरा कीजिए। एहसास नहीं है कि एक इमाम के सामने किस लहजे में बात करनी चाहिए। आपको यही तमीज नहीं है कि इस्लाम ने क्या दायरा दिया है मर्द का। तुम्हें यही पता नहीं कि इमाम के सामने सुनना चाहिए। आप सुन नहीं रहे, आप अपनी दलील नहीं है। इलियासी जी यहाँ पर वो भारतीय नागरिक के तौर पर मेरे शो में एक गेस्ट के रूप में बात कर रही हैं, वो अपनी राय रख रही है, आप अपनी राय रखिए, आपको पूरी आजादी है कि आप अपने समय में अपनी राय सुनेंगी तो सही ना। आप अपनी राय रखिए, हमने आपकी राय सुनने के लिए बुलाया है, लोगों पर जजमेंट पास करने के लिए नहीं। इलियासी जी आप प्लीज से अपनी राय रखें और इस टॉपिक तक अपनी राय को सीमित रखें। जी इलियासी जी आप उन लोगों को कहिए खामोश रहे। जब वो बोल रही थी हम खामोश थे। अब पूरी बात को समझना पड़ेगा। अभी जिस औरत ने ये सुप्रीम कोर्ट गई है या कोई भी कोर्ट गई है, उनको पहली बात तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में या दारुल इफ्ता में जाके रुजू होना चाहिए था। उन्होंने वहां रुजू ना करके, अगर उनको इंसाफ ना मिलता तब वहां जाती, वो सीधी कोर्ट जाके बात करी है। कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में मालूम नहीं है। अब तो वहां पर इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। अरे 3 तलाक का मामला है, तलाक है, तलाक कैसी भी किसी हालत में दे दी गई, तलाक हो गई। अभी इस पर इस बहस को अभी इस मुल्क के अंदर इस बात की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो मामलात हैं, जो दहेज के मामलात हैं, जिनकी औरतों की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पर जो तमाम खराब चीजें समाज के अंदर खराबी आ गई है, उस पर बहस करनी चाहिए। तलाक पर बहस कर रहे हो। इस देश के अंदर निकाह पर बात करनी चाहिए। निकाह माने जोड़ का होता है, तलाक का माने तोड़ का होता है। निकाह यहाँ पर मुल्क के अंदर फिजा अच्छी होनी चाहिए। सुन रहे हैं हम ये सब बैठकर इस्लाम को तमन्ना, व्हाट इज दिस? एक औरत आप क्या तरीका है बात करने का? इस्लाम खराब हो गया। ओके इलियासी जी आपने अपनी बात रख ली। इस्लाम की मानती नहीं है और वो सीधी जाके उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, सब आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कोई उसकी जरूरत नहीं है, सब आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब अपनी राय दे रहे हैं। इस पर कोई फैसला नहीं करेगा कि किसकी राय सही, वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। एक मिनट कोई भाषण नहीं देगा यहाँ पर। सुल्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें दखल दे दिया है तो अब किसी की गुंजाइश नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अथॉरिटी है, उसके अंदर तमाम सारी तमाम हदीस की अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, और हर किसी भारतीय नागरिक को ये हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए।
اگر انہیں جانا ہے وہ جا سکتے ہیں. شریعت کی بات تو شریعت کے مطابق ہوگی نا بھائی. شریعت کے مطابق تو آپ کو پرسنل لا میں جانا پڑے گا, دارالاسلام میں جانا پڑے گا. سلطان شاہین جی آپ پلیز آئیے اس ڈبیٹ میں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر تانا شاہی چلے. سلطان شاہین جی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تانا شاہی نہیں ہے, یہاں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی سلطان شاہین جی. مولانا صاحب, مسلم پرسنل لا بورڈ کو کس نے اتھارٹی بنایا ہے؟ ہم مسلمانوں نے تو کوئی الیکٹ نہیں کیا ہے ایسی کوئی باڈی جو ہمارے مسلم پرسنل لا بالکل. آپ نے قرآن کریم میں کہاں پر آپ نے قرآن کریم میں کہاں پر قرآن کریم میں کہاں پر الیاسی جی آپ پلیز تھوڑا سا پیشنس رکھیں. سلطان جی آپ اپنی بات پوری کیجیے. مولانا جی ضرور 3 طلاق دینے کا. جی مولانا صاحب, قرآن کریم میں کہیں بھی ایک موقع پر 3 طلاق دینے کا ذکر نہیں ہے. پورا طریقہ بتایا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 مہینے کا ایک پروسیس ہے, 4 مہینے میں کبھی کبھی کمپلیٹ ہوتا ہے, اور ایک پورا ایک مہینے کے بعد اس میں پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس میں پوری خاندان اور دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ دونوں کو سمجھاتے ہیں. پھر آخر میں 3-4 اس بیچ میں عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے, اور ایک پورا 3-4 مہینے کا پروسیس ہے. اس طرح سے قرآن میں بتایا گیا طریقہ. آپ نے کہاں قرآن کریم میں 3 طلاق کا ذکر پڑھ لیا جو آپ یہ بتا رہے ہیں؟ بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت چونکہ اس میں حکومت سے پوچھا گیا ہے, جی حکومت سے پوچھا گیا ہے, بورڈ نے بول دیا کہ ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے بھائی. ہمارا یہ پرسنل لا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو فائنل اتھارٹی مسلمانوں کا کس نے بنایا, ساری دنیا کے مسلمانوں نے, ساری دنیا کے مسلمانوں نے جو فیصلہ آتا ہے, ساری دنیا کے مسلمان کی بات میرے بھائی پاکستان میں 1961 آپ دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دیجیے. بہت سارے لوگ ہیں اس پینل میں جن کی پہلی رائے بھی نہیں آئی ہے. ایوب خان لائے تھے فیملی آرڈیننس, جس میں کافی تبدیلی لائی گئی مسلم پرسنل لا میں. ہمارے یہاں جو مسلم پرسنل لا ہے یہ مسلم پرسنل لا ہے ہی نہیں, یہ تو اینگلو محمڈن لا ہے, انگریزوں کا لایا ہوا لا ہے. آپ کیوں اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان جب بن گیا مسلمانوں کا دیش, جو یونائٹڈ پاکستان تھا, اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. اس نے کہا کہ پاکستان نے ایکسپٹ نہیں کیا اس لا کو. یہ اینگلو محمڈن لا ہے, اس کو پاکستان نے ایکسپٹ نہیں کیا. 1961 میں تبدیلی لائی گئی. نظام تو والیوم اتنا زیادہ کان پھٹ رہا ہے, تبھی یہ مسلم پرسنل لا چلتا رہا. 55 سال ہو گئے, 55 ایئرز ہو گئے. اور ایک بات تو صاف ہے کہ اسلامک سمودائے میں بھی الگ الگ رائے نکل کر آ رہی ہے. کمل فاروقی کی رائے ہم سن لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ڈبیٹ میں. جی سلطان صاحب, جی مولانا صاحب, اب کمل فاروقی کی رائے سنتے ہیں. کمل فاروقی جی, کمل فاروقی جی, اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات ہے کہ کیا سائرہ بانو کو حق ہے کہ نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں ایز این انڈین سٹیزن, اور دوسری بات ہے کہ اس میں اب کورٹ میں معاملہ پہنچنا چاہیے یا نہیں, اور کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مسلمانوں نے چنا ہے, انہوں نے خود کو نیوکت کیا ہے, کیا اب بدلتے زمانے کے ساتھ ان چیزوں کو بھی پھر سے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں انتہائی ادب سے ذکیہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ لینگویج ذرا قاعدے میں استعمال کریں, کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی بالکل کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے فراڈ ہوا اور وہ غلط ہوا. تو ان کو لینگویج استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ان کو پورا پرسپشنز نہیں پتا. تو اس لیے ایک جگہ انہوں نے اور کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. تو مطلب یہ ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر الزام دینے کا. آپ اپنی بات کریں, میرے بارے میں آپ بات نہ کریں. آپ اپنی بات رکھیں, میرے بارے میں آپ کامنٹ نہ کریں پلیز. فاروقی صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہاں پر آپ اپنی بات رکھیں اور جو ہر پینلسٹ کہہ رہا ہے وہ پوری دنیا کمال کرتی ہیں. آپ کمال کر رہی ہیں تمنا آپ کمال کر رہی ہیں. یہ جب تمنا مجھے اگر آپ کو ڈبیٹ اسی طرح سے کرنا ہے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب میں یہاں ڈبیٹ ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لینگویج صحیح استعمال کیجئے. یہ کہاں سے فراڈ کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو اس کا مطلب یہ کہ اسلامی قانون. کمال فاروقی کی بات پھر آپ جواب دیجیے. جی فاروقی صاحب. جی تمنا, دس از اے ڈبیٹ اینڈ دس از اے سویلائز ڈبیٹ.
मतलब हम लोग आपस में बैठकर अगर बात कर रहे हैं तो चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर एक दूसरे को हम झूठा कहने लगे और हम कहने लगे कि साहब बिल्कुल प्रॉफिट मोहम्मद के फौरन बाद फ्रॉड हो गया था, तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। मैं उनको बतला रहा हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। पहले उनको परसेप्शन समझना चाहिए कि जो तलाक जो है, निकाह और तलाक जो है वो इस्लाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि दो अजनबियों के दरमियान में शादी के लिए रेगुलराइज करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पीपल इनफैक्ट, और उसका एक तरीका बतलाया गया है। उसके बाद उसमें यह भी है कि अगर जैसे कोई मामलात आपके ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले ताल्लुकात ठीक हो, और अगर नहीं हो पाते हैं तो तलाक का एक ऑनरेबल एग्जिट रूट बतलाया है। कुरान मजीद जो जहां तक इस्लामिक फिक़ा का ताल्लुक है, जहां तक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का ताल्लुक, देखिए या तो सुन लीजिए, मैं तो इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था, आप कहती हैं तो मैं खामोश भी हो जाऊंगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फारूकी साहब हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप शायद हम आपको टोक नहीं रहे तो आपको लग रहा है कि नहीं सुनाई दे रही आपकी बात, हम पूरी इत्मीनान से आपकी बात सुन रहे हैं। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। देखिए इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जो है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जो है कुरान मजीद से आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आता है, और उसके बाद जो फुक़हा ने उसके ऊपर फैसले किए हैं उस सबको मिलाकर हम जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लॉ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो उनके जजमेंट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर हमें कानून की शक्ल देते हैं। तो इसी तरह से तलाक का तरीका बिल्कुल सुल्तान शाहीन साहब ने सिर्फ फरमाया। कुरान मजीद के अंदर 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कहा गया कि पहले एक तलाक दो, उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो दूसरे महीने या तो रुजू कर लो या एक और तलाक दो, और तीसरे महीने तलाक देने की जरूरत नहीं है, अगर आप रुजू नहीं करते तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है। यानी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो है तलाक हो जाती है अगर कोई करना चाहे। बेसिकली ये क्यों किया गया था इस्लाम के अंदर, ये क्यों किया गया था, ये सुनने की बहुत जरूरत है। इसलिए किया गया था ताकि औरत के साथ में ज्यादती न हो पाए, क्योंकि अगर हम आज के अपने माहौल के अंदर देखते हैं, अगर इंडिया में देखें आप, अभी एक बहुत अच्छे अखबार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग बाग शादी के फौरन बाद ऐसा भी हो रहा है। इस केस में इस महिला के साथ ज्यादती हो रही थी और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए वो गई है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आपसे और ये कहने के बजाय कि क्यों गई वो सुप्रीम कोर्ट, हमें सोचना चाहिए कि क्या नहीं कह रहे भाई। देखिए उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं। देखिए उनको जरूर जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन आप पहले ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि उनका जो खातून है जो ये सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उनका डिवोर्स का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट हुआ था। क्या ये पहला एक ही मरतबा में 3 तलाक दे दी गई थी या इनका झगड़ा बहुत पहले से चल रहा था? नहीं, वही तो वो कह रही है, वही तो वो कह रही है, और क्यों इस पर कोर्ट की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अब आते इस बात पर अमीर जी, आपकी पूरी बात मतलब ये है, यू हैव टू अग्री, आपकी पूरी बात इत्मीनान से सुनी, लेकिन अब देखिए अमीर आदमी जी, अब ये सवाल आता है कि क्या ये एक पॉलिटिकल इशू बनकर रहेगा, लीगल इशू बनकर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खूब वाकिफ है कि किस तरह से इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाकर जस्टिस को डिनाई किया गया था करीब 30 साल पहले शाह बानो केस में। अब इस वक्त आपके मुताबिक, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, क्या होना चाहिए आगे का रास्ता? देखिए, आप जिन मैडम की बात कर रही हैं सायरा जी, वो कोर्ट में गई है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जो है डिटरमिन करती है इक्वालिटी की राइट्स विमेन और मेन के बीच में। अब जब सायरा जी को लगा कि ये जो पर्सनल लॉ ने काम कर दिया है तलाक का, ट्रिपल तलाक का, क्यों मैं मेरी जेंडर इक्वालिटी, क्यों मैं जेंडर जस्टिस, वाई कैन नॉट आई गो टू द कोर्ट एंड टेल द कोर्ट कि भाई पर्सनल लॉ इंपॉर्टेंट है, मेरी डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, मेरी राइट इंपॉर्टेंट है, क्या मैं सिर्फ पर्सनल लॉ के तहत रह सकती हूँ, मेरी राइट क्या है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो शी हैज गॉन टू द कोर्ट, अभी वो जस्टिस के लिए गई है ना। अभी इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है तो सेंटर तो आएगा ही बीच में कि भाई आप अपना रवैया रखो। All stakeholders also will come in the picture. That is why the Muslim Law Board is also there. Now the question before the court would be there to dispense justice. तो ये पूछेंगे stakeholders को कि भाई आपकी राय क्या है, आपका स्टैंड क्या है, हम यहाँ बहस करेंगे। पार्टी के तौर पर आपका स्टैंड क्या है अभी आदमी जी? आप लोगों का स्टैंड क्या है एज कांग्रेस? पर्सनल लॉ है
نہیں ایز کانگریس پارٹی کی بات اب نہیں ہے کیونکہ جواب مانگا ہے سینٹر سے, مسلم لا بورڈ سے اور کوئی اسٹیک ہولڈر سے. وہ لیکن آپ پرومیننٹ نیشنل پارٹی ہے وپکش میں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ساتھ ہی آپ کی ہسٹری رہی ہے, آپ کی ایک ہسٹری رہی ہے اس مدعے سے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج آپ لوگوں کا اسٹینڈ کیا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ طے کرے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو اس دیش میں, یا کانسٹیٹیوشن طے کرے؟ دیکھیے کانگریس پارٹی از آلویز آن دا سائڈ آف دا لا. ہم کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتے ہیں, اور آپ ہمیں پوچھیں گے مسلم لا بورڈ کو کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے, میٹر از سب جوڈس. بٹ میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ آج جب کورٹ میں جسٹس کے لیے وہ خاتون گئی ہے تو کورٹ یہ سارے اینگلز دیکھیں گے. پر آپ 30 سال پہلے کی بات اگر لے کے آئیں گے بار بار شاہ بانو کے کیس, کانگریس کا اپنا رویہ کیا ہے یہ بھی تو بتائیے نا آپ. اس ٹائم جو محترمہ آپ یہ بتائیں نا کانگریس کا اپنا رویہ کیا ہے, کانگریس کا کیا اسٹینڈ ہے؟ تمنا سپریم کورٹ نے اس ٹائم ایک ڈیسیجن دیا تھا شاہ بانو کیس میں, اس کے باوجود پولیٹیکل اتنی زیادہ انہوں نے پولیٹیکل پریشر کے اوپر کانگریس پارٹی کے اوپر اتنا پریشر بنایا گیا کہ انہوں نے جو قانون پارلیمنٹ میں لے کے آئے وہ بالکل غلط قانون تھا, وہ قانون بالکل اس ہت میں نہیں تھا مسلم عورتوں کے لیے. تو اس لیے اس چیز کو بہت ضروری ہے کہ کانگریس پارٹی بھی اپنا ایک سٹینڈ رکھے کہ کیا ہے. بٹ میرا دیکھیے آج کی تاریخ میں میرا یہ کنسرن ہے کہ جس لڑکی اس لیڈی کے ساتھ اتنا اتیاچار ہوا, جس طریقے سے ایک سسٹم جو یہ کہتے ہیں بار بار مسلم پرسنل لا بورڈ کے کہ ایک طریقہ ہے طلاق دینے کا, اسے فالو نہیں کیا. یہ بتائیے اگر ایک مسلمان آدمی یہ سسٹم نہیں فالو کرتا یا پروسیجر فالو نہیں کرتا, کیا کوئی سزا ہے ان کے قانون میں اس آدمی کے لیے؟ کوئی سزا نہیں ہے. کوئی کسی طریقے سے ایک مسلم آدمی کو کوئی قانون کے اندر اس کے خلاف کوئی سزا نہیں کری جاتی. صرف وہ مہیلا اور اس کے بچے سفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں نہ وہ ایک تو ان کے ساتھ طلاق ہوتا ہے, ایک ان کے ساتھ کوئی مینٹیننس نہیں ملتی, ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس مدعے پہ اب یہ اوپن مائنڈ کے ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہے تو قانون میں ان کے بدلی لانے کے وہ لائیں, نہیں تو جو ہم سب ویمن لائرز, ہیومن رائٹس لائرز, لا کمیشن بار بار جسٹس ورما کمیشن نے بار بار یہ کہا ہے کہ ایک یونیفارم سول کوڈ ہمارے دیش میں مہیلاؤں کے لیے ہونا چاہیے. انت میں آ کر پولیٹیکل ول پر کیوں بات آتی ہے رتن شاردا جی؟ یونیفارم سول کوڈ کی بات بی جے پی کے مینیفیسٹو میں تھی, انہوں نے اس بات کے بارے میں کئی بار بات کیا ہے, لیکن آج ظفر اسلام صاحب یہاں تک نہیں کہہ پا رہے کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ ٹرپل طلاق ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ سرکار میں آتے ہی وہ پریشر رہتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بی جے پی کے بارے میں جواب دینا میرا کام نہیں ہے, وہ بی جے پی دے سکتی ہے. میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھارت سوتنتر ہوا, جب سمویدھان بنا تو یہ سمویدھان سیکولر سویکار کیا گیا. اس سیکولر سمویدھان کے انترگت اگر ہم پشچمی پریبھاشا لیتے ہیں جس کے انترگت نہرو جی نے کام کیا تھا, تو اسٹیٹ کا ریلیجن سے کچھ لینا دینا نہیں, کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر ہے اور باقی ساری دھارمک وچار کتابیں قانون اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہیں. اگر یہاں بیٹھا کوئی بھی مولانا کہے گا کہ ہم اس کے اندر نہیں آتے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے, کیونکہ جنہوں نے بھی یہاں رہے, جب بھی اب یہ دیش بٹا تو یہ مان کے رہے کہ یہ دیش سیکولر ہوگا اور اسی کے انوسار سب کو چلنا ہے. پہلی بات. دوسری بات, یہاں جو مولانا بیٹھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نکلا یہاں نکلا, غلط ہے. شریعہ 100 سال بعد محمد کے صاحب کے بعد بنا, اس کے اندر جو یہ آپ ٹرپل طلاق کی بات کرتے ہیں خلیفہ 2 کے سمے ہوا, اس سمے قرآن کے اندر سے شریعہ نہیں نکلا تھا. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تیسری بات ہے یہ جو سمسیا ہے مہیلا کی, ایک مہیلا کی سمسیا نہیں بھارتی سماج کی سمسیا ہے. آپ چپ کریں گے ذرا, مولانا چپ کریں گے ذرا, بولنے دیں گے آپ, بولنے دیں مجھے, آپ بہت بول لیے, آپ کہتے ہیں آپ بہت بول لیے, چپ رہیں گے ذرا. آپ کو سننے کی دھیرج نہیں آپ کے اندر, آپ کو سچ سننے کا دھیرج نہیں, آپ سنیں ذرا. کمال میں کسی کے گروپ سے نہیں بول رہا ہوں, میری بات سنیے. بات بھی غلط کہہ رہے ہیں نا
मैं ये कह रहा हूँ कि सारी महिलाओं की समस्या है, मुस्लिम हिंदू का बात ही नहीं है, और ये सारी महिलाओं की समस्या है, इसको एक महिला की समस्या न माने, ये हिंदू महिला भी प्रताड़ित होती है, ये मैं कह रहा हूँ। आप जरा बोलना बंद करें, मुझे मुश्किल से समय मिला, 1 मिनट बोल देते शांति से। एक मिनट रतन साहब, इसके बाद आप ही बोलेंगे, आई प्रॉमिस यू, आप ही बोलेंगे। मैंने किसी के विरुद्ध कहा है? मैंने किसी के विरुद्ध कहा है? मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय महिलाओं की समस्या एक ही है, पुरुषों द्वारा प्रताड़ित होना हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है। कानून के हिसाब से हिंदू महिला का रास्ता आसान है, मुस्लिम महिला के लिए कठिन है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये परिभाषा इस बात की, ये समस्या की परिभाषा है। अब समस्या की परिभाषा छोड़ के आप दुनिया भर के इस्लाम का नाम लेके, बाकी देश इस्लाम नहीं है क्या? आपका कहना है कि बाकी इस्लामी देश इस्लाम नहीं है, आप कोई खास इस्लामी है, आपका कुरान कुछ अलग है, आपका इस्लाम लोगों से अलग है, सारी दुनिया से अलग है। ओके रतन साहब, कि सारा इस्लाम दुनिया में एक है, तो आप अपना इस्लाम में कौन सा थोप रहे हैं जो बाकी दुनिया में नहीं है? ओके इलियासी जी, देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है, आप इसको कैसे? ओके रतन शारदा जी, आपके सवाल, एक मिनट रतन शारदा जी, प्लीज एक मिनट रतन शारदा जी, आप रतन शारदा जी का जवाब पहले इलियासी साहब देंगे, फिर कमाल फारूकी, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शक सुन सके आप लोग क्या कह रहे हैं इस बहुत ही गंभीर मसले पर। तो गंभीरता से इसे आगे बढ़ाइए। जी इलियासी साहब, पहले आप बताइए क्या सवाल है? इनका सवाल है कि अगर दुनिया भर के इतने देशों में ट्रिपल तलाक को हटाया गया है, तो आप लोग यहाँ पर उसके क्यों नहीं हटाया गया? नहीं हटाया गया, कोई नहीं हटाया गया, कोई नहीं है, ये गलत बात है। आप कुछ और ही समाचार पढ़ते हैं, आप कुछ और ही कुरान पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती। शरिया हर देश में अलग अलग है, इंडोनेशिया में शरिया अलग है, अरब देशों में अलग है। उसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? तुम पता नहीं कहाँ की न्यूज का और कहाँ की खबरें पढ़ते हो, अल्लाह बेहतर जानता है। कहाँ पर बदलाव हो गया मुझे बताइए ना। बात मत करिए, सुल्तान शाहीन बैठे उनसे बात करिए, आपके समाज के आदमी है, मेरा काम नहीं है। आप सुल्तान शाहीन जैसे सुन लीजिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। कुरान के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है क्या? तुम मुसलमान हो के ऐसी बात कर रहे हो यार, कैसी बातें करते हो तुम? कुरान के अंदर तब्दीली आ सकती है क्या? कयामत तक शरिया कुरान नहीं है, नहीं आ सकती। आप कहाँ से? मौलाना जी, शरिया कुरान नहीं है, पूछ लीजिए अपने समाज से, मुझसे मत पूछिए, आपके लोग और बैठे उनसे पूछिए। कमाल फारूकी जी, रतन शारदा का कुरान में कहाँ पर है कि आप एक बार? अच्छा कमाल फारूकी जी, यहाँ पर तो हमको ये होना चाहिए कि कमाल फारूकी, यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर शरिया कोर्ट्स कायम होने चाहिए, बल्कि सरकार यहाँ पर शरिया कोर्ट एक ही मुंह सवाल नहीं होगा, यहाँ भारतीय संविधान चलेगा, आपका कानून नहीं चलेगा। रतन शारदा जी एक मिनट, हम गंभीरता से इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी है, सब्जेक्ट हम उसको सेंसिटिव रखना चाह रहे हैं। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर ले, इस इशू पे जैसे कयामत तक रहने वाला ये आपके कहने से थोड़ी खत्म हो जाएगा। जी इलियासी साहब एक मिनट, एक बात हम साफ कर ले कि हम यहाँ पर, सवाल करूँ आपसे, मैं आ रही हूँ आपके पास, सीएनबीसी आवाज पर हम इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से बात करना चाह रहे हैं, और इसलिए हम इसमें बेतुके अगर बयान आते भी हैं तो इसे नहीं घसीटते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक बेतुका बयान किया इस पूरे मामले के सामने के आने के बाद, हम वहां पर नहीं ले जा रहे हैं इस डिबेट को, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज किस तरह के अलग अलग राय आ रहे हैं। ये क्योंकि एक सोशल मसला है, एक लीगल मसला है और एक पॉलिटिकल मसला भी बन गया, क्योंकि इसमें आज की सरकार को विल पावर दिखाना है। इस पर हम लौटेंगे, कमाल फारूकी से बात करेंगे, औरों से भी बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। हो गया क्या शाह बानो केस का एक दूसरा हम इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं? इतने सालों बाद फिर से एक मुस्लिम महिला गई हैं सुप्रीम कोर्ट और वो मांग रही हैं इंसाफ, ट्रिपल तलाक से वो इंसाफ मांग रही हैं और वो बहुत सारी चीजें मांग रही जिस पर एक लीगल व्यू लेना पड़ेगा, साथ ही पॉलिटिकल विल भी रखना होगा। कमाल फारूकी जी, आप कहना चाह रहे थे इस पर, देखिए जो मूल सवाल रतन शारदा ने रखा, जो और भी रख रहे हैं, और हालांकि फिर से मैं कह रही हूं कि इसमें हम भावनाओं को जगाना नहीं चाहते, हम बहुत ही एकेडमिकली इस इशू को डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप एवरीवन बेयर्स विथ मी ऑन दिस। ये सवाल है कि जब दूसरे देशों ने इस तरह के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को या तो हटाया दिया है या वाटर डाउन कर दिया है, और ये इस्लामिक देश है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कमाल फारूकी जी। ये पहली बात तो ये कि मैं रतन शाह साहब को जरा थोड़ा सा एजुकेट कर दूं उनको
کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جیسے پروفٹ محمد کے 100 سال بعد شریعت آئی ہے. اس کا مطلب یہ ان کو بیسک کانسیپٹ ہی نہیں پتا. اس لیے میں انتہائی ادب سے ان سے بات کروں کہ جو شریعہ ہے وہ قرآن، حدیث اور جورسپروڈنس کا نام ہے. کوڈیفائی ہونے کی بات کر رہا ہوں. ان تینوں چیزوں کو کوڈیفائی ہونے کی بات. بھائی آپ سنیے، آپ جب آپ بات کر رہے تھے میں بات نہیں کر رہا تھا رتن شاہ صاحب. آپ کو جب پتہ نہیں ہو چیزیں تو کم از کم سن تو لیجیے. آپ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں، 100 سال بعد آیا، 100 سال بعد آیا. آپ کو کچھ پتہ نہیں اسلامک ہسٹری کا. آپ خامہ خواہ میں وہ بات کہہ رہے ہیں. آپ اپنی بات رکھیں، آپ اپنی بات. جی تو ان سے کہیے رتن صاحب سے، جہاں تک سیکنڈ کیلیف کا تعلق ہے، سیکنڈ کیلیف حضرت عمر فاروق اعظم پروفٹ محمد کے ساتھ ہی تھے، اور پروفٹ محمد کے انتقال کے 2 سال بعد آپ کو موقع ملا ہے خلافت کرنے کا. سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت صدیق اکبر، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم. تو ان کو تو پہلے یہ ہسٹری اپنی ٹھیک کر لیں کہ 100 سال کے بعد نہیں ہے. سیکنڈ کیلیف 2 سال بعد آ گئے تھے. نمبر 2، یہ جو طلاق جو ہے بیسیکلی اس کے دونوں بات ہیں، سکے کے دونوں رخ ہیں. آپ یہ عورتوں کے خلاف بھی سمجھ سکتے ہیں اور عورتوں کے بہتر بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی سمجھ کا پھیر ہے. کیونکہ اگر ہم طلاق کو اب انڈین کانٹیکسٹ میں، اگر پریزنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ باگ 10 سال تک طلاق مانگتے رہتے ہیں، لیکن عورت کو بیچاری کو طلاق نہیں ملتا، کورٹ کے چکر لگاتے رہتی ہے. اس صورت میں وہ شادی بھی نہیں کر سکتی اور الگ بھی ہو گئی. اسلام نے یہ کہا کہ عورت کے ساتھ میں انصاف کرو، اور یہ بات بھی بالکل غلط کر رہے ہیں کہ اس کے بچوں کو کوئی رائٹ نہیں ملتا. اس کے بچوں کو پراپرٹی میں پورا رائٹ ملتا ہے، مثلا کہ جو اولاد ہو گئی اس کو پورا رائٹ ملتا ہے. اس لیے یہ مسکنسپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک 3 مہینے میں طلاق دینے کا معاملہ ہے، یہ چاہے 3 مہینے میں طلاق دینے کے بعد تو طلاق ہو جائے گی نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ 10 سال تک کشتے رہیں گے. لیکن یہ 3 مہینے کی طلاق بھی عورتوں کی بہتری کے لیے دیا تھا. جو سیکنڈ کیلیف کی بات کی گئی ہے، ان کے زمانے میں ایک آدمی آیا، ایک لیڈی آئی، اور اسی طرح سے اس نے، جیسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر جو ہے میرے ساتھ میں بہت زیادتی کرتا ہے. 1 مہینے طلاق دینے کے بعد پھر بار بار کہتا ہے کہ مجھے طلاق دے دوں گا. تو انہوں نے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس سزا کے طور پر انہوں نے کہا کہ اگر تجھے اپنے گھر میں اس بیوی کو نہیں رکھنا تو اس کو آزاد کر اور ابھی ڈائیورس کر، اور اس سے 3 طلاق میں ڈائیورس کرائی، اور اس کے بعد فاروقی جی آپ انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں، میں سزا ملنی چاہیے. میں پوچھ رہی ہوں کہ آج کے ماڈرن ڈے میں، آسما زہرا جی، آج کے ماڈرن ڈے میں اگر مسلم مہیلاؤں کے لیے یہ مشکل پڑا ہے اور اس کا کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، ایک جھٹکے میں ایک ساتھ دے رہے ہیں جو ان کو 3 مہینوں میں دینا چاہیے جیسے آپ نے سمجھایا، تو اس کا پھر اپائے کیا ہے؟ کیا اس کا اپائے کھوجنا نہیں چاہیے، یا پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کہیں گے کہ ہم آخری آواز ہے اس پر؟ نہیں، ہم دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو بہن شیکر سمن جی اور ذکیہ سمن جی نے جو بات کہی ہے کہ کرپشن ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج ہی اسی چینل میں وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں. قرآن حدیث میں کوئی کرپشن نہیں ہوا ہے، اور شریعت جو ہے پوری طریقے سے محفوظ ہے. قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ شریعت بنی ہے، مسلم پرسنل لا بنا ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، دیکھیے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں طلاق کی جو فیصد آج سے 10 سال پہلے تھی، 1000 جوڑوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اب جو بڑھتے ہوئے 13 کیسز ڈیورس کے ہیں، جنرل پاپولیشن میں کہہ رہی ہوں، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ اوور آل، ہر 1000 میرجز میں صرف 13 لوگوں کی طلاق ہوتی ہے، ڈیورس ہوتا ہے. اور جو ڈیورس ریٹ اب بڑا ہے گزشتہ 4 سالوں میں، وہ میٹروپولیٹن سٹیز میں بڑا ہے. لکھنؤ، بامبے، دہلی، بنگلور، یہ سٹیز جو ہیں میٹروپولیٹن سٹیز ہیں جہاں پر مکسڈ آبادی رہتی ہے. وہاں پر ایسا نہیں. تو فیملی کورٹس جو اکھاڑے ہم کو دیتے ہیں، جو ڈاٹا ہم کو فیملی کورٹ سے ملتا ہے کہ 350% ڈیورس ریٹ ہائی ہوا ہے. لیکن مسلم سماج کو نشانہ بنانا کہ ان کے یہاں طلاق بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم سماج ابھی یہاں، ہمارا خاندان مستحکم ہے، ہمارا فیملی سسٹم ابھی بہت سیف ہے. یہ بالکل چھوٹے سے ایشو کو بہت بڑا بنا کے، چھوٹا ایشو نہیں ہے نا. ذاکیہ سمن چونکہ سب نے اتنی آپتی جتائی ہے آپ کے پہلے اوپننگ کامنٹ پر، اتنے سارے اینگلز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسما زہرا جی، ایک تو کسی نے کہا کہ مسلمان زیادہ طلاق کرتے ہیں، یہ ایشو ہے ہی نہیں. یہ ایشو ہے مسلم مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی. ایک مہیلا گئی ہے سپریم کورٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کیسے چلے گئی؟ ہاؤ ڈیئر یو. اب دیکھیے ذاکیہ سمن جی، کیونکہ آپ کے اوپننگ کامنٹ پر بہت سارے لوگوں نے آپتی جتائی، تو میں آپ کو موقع دینا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھائیں کہ آپ نے کیوں اور کیا کہا.
میں نے یہی کہا کہ قرآن میں 3 طلاق کی کوئی جگہ نہیں ہے. جہاں قرآن میں طلاق کا ذکر ہے وہاں ایک 90 ڈے پیریڈ کی بات کی گئی ہے. آپ نے کہا کہ کوئی جو تبدیلی کی گئی ہے. آپ برائے مہربانی اپنے سارے الفاظ کرپشن کی بات کیوں آپ نے کہا کہ آپ لوگ ذاکیہ سومان کو کیوں ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں ایک طرف سے کراؤڈ آؤٹ کر کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ الیاسی صاحب، زہرا میم آپ کو سننا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے کافی سمے سے کہا کہ انہوں نے غلط کہا. اب ان کو سمجھانے دیجیے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. شی ہیز اے رائٹ ٹو ٹاک. شی ہیز اے رائٹ ٹو ٹاک. ذاکیہ سومان جی. قانون بدل گئے یہ سب. ہاں جی، ہاں تمنا جی غلط بات کو آپ بولیے ذاکیہ جی، ہم سن رہے ہیں. ہاں جی، اللہ نے پلیز اللہ نے عورتوں کو اور مردوں کو برابر سمجھا ہے. ہمارے مذہب کا جو پیغام ہے وہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے برابر ہے. تو جب اللہ نے ہمارے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا ہے تو ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کرنے والا یہ پرسنل لا بورڈ کون ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ہے. تھوڑا سا ہلکا سا نیچے کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں کا آڈیو جی اور الیاسی صاحب، میں جان ہوں کہ آپ کا آڈیو ہلکا سا نیچے کر رہی ہوں تاکہ ذاکیہ جی اپنی پوری بات رکھ لیں. ذاکیہ جی آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیک لاؤڈ، ہم کو پوری بات سنائی دے رہی ہے. آپ کاملی سمجھائیے اور پھر یہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی پورا رائٹ ملے گا. جی ذاکیہ جی سننے کے لیے تھوڑی یہاں بیٹھے ہیں. الیاسی جی ہم نے ان کو بلایا ان کی بات سننے کے لیے. آپ کو نہیں سننا تو آپ مت سنیے. الیاسی جی کا آڈیو تھوڑا ڈاؤن کریں گے. الیاسی جی کا آڈیو تھوڑا ڈاؤن کریں گے. ذاکیہ جی بولیں گی. جی ذاکیہ جی. اسلام دھرم کا جو پیغام ہے وہ برابر طور سے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے آیا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے ساتھ فرق نہیں کیا ہے، عورتوں کے ساتھ فرق نہیں کیا ہے، تو ہمارے ساتھ فرق کرنے والے مرد کون ہوتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں انٹرمیڈیٹریز کے لیے، بچولیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ جو پرسنل لا بورڈ اپنے آپ کو بچولیا بنا کے بیٹھا ہے، اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اب رہی بات ہمارے کام کی، تو ہم یہ کام دیش بھر میں کر رہے ہیں 15 راجیوں میں. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں مسلم عورتیں آتی ہیں اور وہ آ کے بتاتی ہیں کہ کیسے راتوں رات 3 طلاق کہہ کے گھر سے نکال دیا، تو بچوں کے ساتھ میں کہاں جاؤں؟ مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور جب ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو 3 طلاق ہوا وہ قرآن کی روشنی میں صحیح نہیں ہوا، تب وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی لڑنا چاہتی ہے. اور ایسے کئی ہمارے پاس کیسز ہیں جہاں جب شوہر کو بھی یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ نے جو طلاق دیا ہے وہ قرآن کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، تو کئی بار شوہر نے بھی معافی مانگی ہے. ایسے بھی کیسز ہمارے پاس ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت مدد کے لیے گہار کہاں لگائے گی؟ سلطان شاہین جی، آپ پرسنل لا بورڈ جیسے لوگ اس کو مدد نہیں کریں گے، جو مولوی ملا ہے وہ اس کو مدد نہیں کریں گے، تو اگر کورٹ اس کی مدد کرے گا تو وہ مدد مانگنے کے لیے کورٹ کے پاس ہی جائے گی نا، اور جائے گی تو اس میں غلط کیا ہے؟ ذاکیہ سلطان شاہین جی، آپ دیکھیے کہ الیاسی صاحب اور زہرا جی اتنے ناراض ہو رہے ہیں. یہ جو آواز ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی، کیونکہ یہ پارٹی بن گئے ہیں اب کیس کی، اور یہ یہی طرح سے اور ان کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا. یہ ایک اٹیک ہے ہم پر. وہاں پر اس پر ڈسکشن ہوا ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے سامنے والے کی بات. الیاسی صاحب اب سن تو لیجئے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. ارے بھائی غلط بات کو کیسے سن لیا جائے گا؟ آپ یہ علاوہ مسلم خواتین کوئی ان کے ساتھ ایک منٹ سلطان شاہین بولیں گے. آپ مجھے مجھے بہت برا لگتا ہے. سلطان شاہین جی. تمنا صاحبہ، یہ مسلم پرسنل بورڈ کا کوئی رول اس میں نہیں ہونا چاہیے. اگر رول آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس نے ان کو ایک رول دے دیا اور ان کی رول کو مان لیا ہے. ادروائز یہ کوئی الیکٹڈ باڈی تو ہے نہیں، کوئی ہم نے ووٹ تو دیا نہیں ان کو، سلیکٹ تو ہم نے کیا نہیں ان کو. اور ان کی آواز بند کرنے کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا لارجر سماج تھا پارٹیشن سے پہلے،
जिसमें आज जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहां के लॉज को हम मिनोअन वर्ड फॉर वर्ड इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ भी, और वही एक तरीका है जिससे इनकी आवाज बंद हो सकती है। पाकिस्तान का या बांग्लादेश का लॉ मेरे लिए आइडियल लॉ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो लॉ लाने से ये होगा कि ये जो शरिया दूसरे कानून मसलकी एक और ही दूसरे है। आप बात मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। शरिया कानून एक नहीं है मौलाना आपकी बात को जकिया साहबा ने झूठ कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि झूठ के अलावा और क्या लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। आपकी बात के लिए झूठ के अलावा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? आप या तो आप जाहिल हैं या आप झूठे हैं, दोनों में से कोई न कोई एक बात तो होगी ना। आपको इस बात के लिए कोई एक बात तो आप मानिए ना। इस्लाम को क्यों कंफ्यूज? हमारे देखिए हुकूमत को ये कहना कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कहेगा वो हम करेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से 1920 से लेकर के और एक मुल्ला लीडरशिप हमारे ऊपर लादने की कोशिश की, और उसको खत्म करना चाहिए। कम से कम बीजेपी से हमको उम्मीद करना चाहिए कि वो कांग्रेस की तरह हमारे ऊपर मुल्ला लीडरशिप लादने की कोशिश नहीं करेगी और मुल्लाओं की बातों को मुल्लाओं को का एक पार्टी नहीं बनाएगी। मत जोड़ो भाई, बात करो शरीयत की बात करो, ये धर्म की मजहब की बात हो रही है। हमारे एक हुकूमत है, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लोगों को डिबेट पे आपको नहीं बुलाना चाहिए था। इलायसी साहब के अलावा किसी और को डिबेट पे नहीं बुलाना चाहिए। किसी और को बात ही नहीं करने दे रहे। आप देखिए मेरी मजबूरी कि मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ, बार-बार हल्का कर रही हूँ। इलायसी साहब को बोलने दीजिए, हम चुप रहते हैं। नहीं, हम सबकी बात सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। आपसे खास करके मेरा सवाल जफर इस्लाम जी यहाँ ये है कि बीजेपी के लिए दुविधा की घड़ी है। दुविधा की घड़ी इसलिए है क्योंकि अगर आप कड़ा रुख अपनाते हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आप लोगों को डर हो सकता है कि लोग कहेंगे कि हम एंटी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी विरोधी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों के लिए एक इस तरह का इशू, पोलराइजिंग राजनीतिक इशू भी बन गया है। लेकिन इस केस में आपको सच्चाई के साथ रहना है, और चाहे ये मुश्किल पॉलिटिकल डिसीजन है तब भी ये डिसीजन लेना है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये डिसीजन लेने का इतना स्ट्रेंथ रखते हैं आप लोग इस वक्त? देखिए, बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझेगी और उस पर जो सही नजरिया होगा वही जो समाज के फेवर में होगा, समाज के हित में होगा। कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको इल्म है अपने मजहब के बारे में सही से, ना कि इलियासी साहब जैसे जो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। औरों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे दूसरे की बात पता चलेगी कि आप सही कह रहे हैं? आपने तो किसी की बात नहीं, सिवाय अपने बात कही है। तो बीजेपी जरूर सब लोगों के जो भी स्टेक होल्डर है सबकी बात समझेगी, और जो सही होगा सुप्रीम कोर्ट को वही सब। जब इस्लाम का ज्ञान नहीं है तो आप क्यों पैनल पे बैठे? आपको किसने अधिकार दिया? अरे जनाब इलियासी साहब, आप इस्लाम के बारे में अगर एक मुस्लिम अच्छे मुस्लिम है तो बिना नॉलेज के किसी पे तोहमत लगाना सही नहीं है। इलियासी साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपको, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप एक इमाम हैं, लेकिन ना तो आपको तमीज है इमाम होने की और ना आपको एक इस्लाम की मर्यादा रखने की। आपने तोहमत मुझे लगा। आपको मालूम है मेरी तालीम के बारे में? मुझे इस्लामिक तालीम के बारे में नहीं मालूम। ऐसा आपको किसने कहा? नहीं, आपको किसने बोला कि मुझे इस्लामिक तालीम के बारे में नहीं मालूम है? सिर्फ आपने इमाम है इसलिए आपको तालीम है। देखिए, इस तरह के तोहमत लगाना सही नहीं है। आप दूसरे की बात नहीं समझ रहे। एक मिनट, इलियासी साहब एक मिनट, ये बताया कि आपने पूरे कार्यक्रम में सबको कहा कि आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें पता है। आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें पता है। क्या ये सही सीख है? क्या ये एक सही एटीट्यूड है लोगों से बात करने का? प्रिया जी, आई वांट टू कम टू द लीगल एंगल। जफर इस्लाम जी, मैंने जो आपसे मूल सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक ट्रिकी है, एक ट्रिकी पॉलिटिकल सिचुएशन। जफर इस्लाम जी को कुछ मालूम ही नहीं है शरीयत के बारे में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में नहीं मालूम है। आप ये कैसे कह सकते हैं जहरा साहब, कैसे कह सकते हैं आप कि उनको नहीं पता है? देखिए, आप वो कह रही हैं कि पड़ोसी ममालिक से कवानीन ला लें, क्या बात है? वो अपने अल्फाज वापिस ले लें। जो स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट है, आप लीगल एंगल, आप यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आसमा जी ये आप सबको अपने अल्फाज वापस करा रही हैं। आप चाह रहे हैं जो आप सुनना चाहे वही लोग बोले। प्रिया जी, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको लीगली क्या नजर आती है? इसका पहला वर्जन भी देखा है। क्या कोई सरकार वो पॉलिटिकल विल रख सकती है? प्रिया हिंगोरानी गलत इल्जाम ना लगाएं। हर को तालीम का
की अहमियत मालूम। मेरा मानना ये है कि पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो मैनिफेस्टो में रहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहती है और इसके लिए काम करना चाहती है, इस बात की हम सब सराहना करेंगे। पर वो अपनी जगह है जो बीजेपी के पॉलिटिकल या मैनिफेस्टो में है। आज की तारीख में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के सामने चाहे बीजेपी, चाहे सरकार के रूप में, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अपने रूप में सब अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को देंगे। और मेरा मानना यह है कि इसको हमको सबको कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखते हुए इन फैसलों को पूछा है। रतन शारदा जी, अगर मैं इस केस को सही समझ रही हूँ, बिल्कुल सरकार पूछा है और जवाब देना है। आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल पूछा है। मैं जफर इस्लाम से इसलिए बार बार सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि 2017 में चुनाव है। लेट्स बी रियलिस्टिक, क्या बीजेपी सरकार इस वक्त ऐसा स्टैंड ले सकती है? संक्षेप में प्लीज था। देखिए, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने साफ कहा कि जो अत्याचार है भारत की हर महिला पे है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसका एक ही रास्ता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ताकि महिलाओं को एक जैसा न्याय मिले, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार किया है तो इतने अपॉलोजेटिक क्यों है? अगर आप लोगों ने समझ के आपको वोट दिया लोगों ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पहले नेहरू जी ने 1950 में मौका गंवा दिया, उन्होंने उस समय पीछे हट गए, केवल हिंदू कोड बिल लाए, उसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता था। अंबेडकर साहब ने कहा कि 10 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और जिसको स्वीकार है इस देश के हर नागरिक को स्वीकार करना ही होगा कि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको स्वीकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ नहीं है। और ये मुस्लिम लॉ बोर्ड को किसी ने यहाँ का हक नहीं दिया है कि वो खुद को अपने आप को एक्वायर करें कि हमारे पास फाइनल अथॉरिटी है, वो केवल एक लॉबी है, पार्टी बनाया वो केवल लॉबी है, उसके कुछ भी नहीं है, उनको किस समाज हक नहीं दिया। जरूरी है, सुनाई देगा। अमी, आपने बहुत कम समय बचा, लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में राजनीति करने से बचेगी? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी न तो कोर्ट के समक्ष है, आज सेंटर है और सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा, पहले भी एनडीए सरकार ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, पर वो सेंसिटिव इश्यू है, इतना सेंसिटिव इश्यू है, पर्सनल। ये डिफेंस सही नहीं है। अभी स्टैंड की बात मत कीजिए, कोर्ट में है, कोर्ट में सेंटर को जवाब देना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर आप लोग इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे तो बीजेपी भी इसे राजनीतिक मोड में डिप्लॉय करेगी। कहेंगे जाके कि हमारे मैनिफेस्टो में था और हमें ये करना है। अगर आप उसको एक राजनीतिक प्रेशर पॉइंट बनाएंगे तो आपने सरकार में आने से हमेशा के लिए छोड़ दी, तिलांजलि दे दी। आप सरकार में आएंगे नहीं ऐसा आपको लग रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं आप आज सरकार में नहीं, आपको लगता कल भी नहीं आएंगे, आपकी स्टेट में भी नहीं आएंगे, आपकी कहने की हिम्मत नहीं कि आपका व्यू क्या है। आपने एक बार जो गलती की उस समय शाहबानो के समय उसको रिपीट करना चाहते हैं। व्यू की बात नहीं है, मैटर सब जुडिस है और आज आप जवान मत बचाइए, आपको बोलने का हक है। देखिए, आज के डिबेट में अंत में आज के डिबेट में आपने नोट किया होगा कि सबसे कम व्यू और सबसे कम खुलकर बोलने वाले हमारे दो नेता थे जो दो पार्टियों से थे, क्योंकि वो इतना संवेदनशील मामला है, एक राजनीतिक मामला है। और क्या हमारे नेता इसे वोट के आगे देख पाएंगे? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए वो जस्टिस ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अंत में एक पॉलिटिकल विल वाला फैसला होना है सारा बानो के केस में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने के लिए।